नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज़ प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और 2 पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी, इसकी भूमिका और कार्य क्या है, किस प्रकार की इसकी फंक्शनिंग में कमियां हैं और साथ ही इसमें सुधार के क्या उपाय हो सकते हैं, आज इन सभी पक्षों पर इन न्यूज़ के प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होगी। सबसे पहले हमें खबर को विस्तार से जानना है, उसके बाद हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सामान्य परिचय को जानने की कोशिश करेंगे। ये देखेंगे कि स्थापना कब हुई थी इसकी और साथ ही इसकी संरचना, इसमें सदस्यों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात होगी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका और कार्यों के बारे में, साथ ही अपनी भूमिका और कार्यों को निभाते समय किस तरह की कमियां इसमें देखी गई हैं, उन कमियों पर भी बात करेंगे और फिर देखेंगे कि इन कमियों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, यानी आगे की राह क्या होगी। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ेगा, उसके भारतीय राज्य व्यवस्था जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन प्रोग्राम से आप जुड़े, इनका लाभ उठाएं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन न्यूज़ दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अब खबर को विस्तार से जानते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया गया था, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 23 दिसंबर 2024 को सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वी रामा सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और ये जो पद है ये जून 2024 से ही रिक्त था। साथ ही 2 पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए हैं। कौन कौन से सदस्य हैं? प्रियंक कानून को और सेवानिवृत्त न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी को एनएचआरसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो एक महत्वपूर्ण खबर है और इसलिए एनएचआरसी की फंक्शनिंग को जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। एनआरसी के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह भी है कि आप जानते हैं कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस नोएडा में शिफ्ट हो चुकी हैं और नोएडा में हाल ही में हमारे 2 महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ हुए हैं और 2 प्रारंभ होने वाले हैं। जैसे नोएडा में इंग्लिश माध्यम का जीएस फाउंडेशन बैच 9 जनवरी से प्रारंभ होगा जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। इसी प्रकार से हिंदी माध्यम का जीएस फाउंडेशन बैच 16 जनवरी से प्रारंभ होगा जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। आप 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं और हिंदी और इंग्लिश माध्यम के दोनों बैचेस में अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। जहां पर ये बैच होंगे उसका पता है C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा और ये स्थान नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है। इसके अलावा करोल बाग, दिल्ली स्थित करोल बाग शाखा में हिंदी माध्यम का जीएस फाउंडेशन बैच 7 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा जिसका समय है सुबह 11:30 बजे। उसी तरह से प्रयागराज और जयपुर शाखा में भी हिंदी माध्यम के जीएस फाउंडेशन बैच प्रारंभ होने वाले हैं। प्रयागराज में 2 जनवरी 2025 से बैच प्रारंभ होगा जिसका समय होगा शाम को 6 बजे और जयपुर में भी 16 जनवरी से बैच प्रारंभ होगा जिसका समय होगा शाम को 5:30 बजे। आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं और इन बैचेस में एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं, सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम यानी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के माध्यम से हुई थी और कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को यह अस्तित्व में आया था। साथ ही इसका जो निर्माण हुआ था वो पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप किया गया था। पेरिस सिद्धांत वस्तुतः मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण से ही जुड़े हुए हैं। तो इन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1973 के माध्यम से। जब हम इसके सामान्य तौर से बात करते हैं इसके बारे में, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम ये बात करता है कि भारत में नागरिकों के जीवन के अधिकार, उनके स्वतंत्रता के अधिकार, उनके समानता के अधिकार और उनके मानवीय गरिमा के अधिकार को स्थापित करने की आवश्यकता है। इन सभी अधिकारों की बात भारतीय संविधान में भी की गई है। साथ ही क्योंकि मौलिक अधिकारों का हिस्सा है इसलिए भारतीय न्यायालय इनको लागू भी कर सकता है और जितने भी इंटरनेशनल अनुबंध होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध होते हैं, उसमें भी इन अधिकारों की बात सामान्यतः की जाती है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम है उसमें 2 बार संशोधन भी हो चुका है। वर्ष 2006 में पहला संशोधन हुआ था और फिर वर्ष 2019 में दूसरा संशोधन किया गया था। तो ये सामान्य जानकारी हुई। अगर हम इसके सदस्यों की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है। जो इसका अध्यक्ष होता है वो या तो सुप्रीम कोर्ट का
पूर्व मुख्य न्यायाधीश यानी भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यानी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ही इसके अध्यक्ष बनते हैं। अगर हम इसके पूर्णकालिक सदस्य की बात करें तो पूर्णकालिक सदस्य में 5 सदस्य होते हैं। इन 5 सदस्यों में एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज होते हैं। दूसरे सदस्य जो अलग अलग हाई कोर्ट्स हैं उनके सिटिंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं। और बाकी 3 सदस्यों में से एक सदस्य महिला होना भी जरूरी है। कम से कम एक सदस्य महिला होगी। बाकी 3 सदस्यों में से ये विधि के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इनके पास न्यायिक अनुभव भी होता है। साथ ही इसके 7 मानद सदस्य होते हैं। 7 मानद सदस्य परामर्शदाता के रूप में काम करते हैं और अलग अलग फील्ड के विशेषज्ञ होते हैं। ये 7 मानद सदस्य कौन कौन से होते हैं? जैसे इसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और उसके अलावा बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए स्थापित राष्ट्रीय आयोग और विकलांगता से संबंधित जो राष्ट्रीय आयोग बनाए गए हैं उनके सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तो 7 और 5 12 और 1 13, एक तरह से आप 13 सदस्यीय संरचना इसको मान सकते हैं। साथ ही इसमें अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है वो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन वो एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। और उस समिति की संरचना को भी समझ लीजिए कि उस समिति में कौन कौन होते हैं। उसमें भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं वो दोनों उसमें शामिल होते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री भी इस समिति में शामिल होते हैं। तो इस समिति की सिफारिश 6 सदस्यीय समिति है। इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हटाया किस प्रकार से जाता है? सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। साबित कदाचार के अलावा अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। तो ये हमने उसकी संरचना, नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में जान लिया है। अगर हम इनकी भूमिका और कार्यों के बारे में जानें तो इनकी कार्रवाई न्यायिक कार्रवाइयों के बारे में बात करें तो मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में इनका काम होता है कि ये न्याय सुनिश्चित करने का काम करें। तो ये इनकी न्यायिक कार्रवाई को प्रदर्शित करता है। साथ ही सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत जो सिविल कोर्ट को शक्तियां प्रदान की गई है, लगभग उसी तरह की समान शक्तियां इनको प्रदान की गई हैं जो सिविल मामलों में समान प्राधिकारों का प्रयोग करती है। इसी तरह से इसका मतलब सामान्य तौर से आप ये समझ लीजिए कि गवाहों की जांच करने के लिए वो उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित कर सकते हैं, उनसे पूछताछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार की शक्तियां इनको दी गई है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत। साथ ही ये राज्य स्तर के और केंद्र स्तर के विभिन्न अधिकारियों का प्रयोग भी कर सकते हैं जो मानवाधिकार के उल्लंघनों से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए। साथ ही इसमें एक सीमा इनकी ये भी निर्धारित की गई है कि 1 वर्ष से पुराने मामले को, मानवाधिकार से संबंधित उल्लंघन के मामले को ये नहीं लेते हैं, यानी ऐसे मामलों को ही लेते हैं जो 1 वर्ष के भीतर के मामले हों, मामलों की, ताकि त्वरित गति से जांच सुनिश्चित की जा सके। लेकिन इनकी जो सिफारिश होती है वो केवल अनुशंसात्मक कार्य के रूप में होती है, यानी ये अपने किसी निर्णय को एनफोर्समेंट करने की, यानी उसको क्रियान्वित करने की शक्ति इनके पास नहीं होती। एनफोर्सेबल शक्ति इनके पास नहीं है। इनके पास अनुशंसात्मक कार्य ही ये करते हैं, यानी मानवाधिकार के संरक्षण के लिए अनुशंसाएं ही ये प्रदान करते हैं। रिकमेंडेशन तक इनकी शक्तियां सीमित हो जाती हैं, जो इनकी एक महत्वपूर्ण कमी को भी प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर हम कमियों की बात करेंगे और सबसे बड़ी कमी यही है कि इनके द्वारा जो सिफारिश की जाती है उन सिफारिशों की गैर बाध्यकारी प्रकृति होती है, वो एनफोर्सेबल नहीं होती। उल्लंघनकर्ताओं को ये दंडित करने में भी असमर्थ है। ये जुर्माना उन पर लगा सकते हैं लेकिन किसी प्रकार का दंड देने की शक्ति इनको प्रदान नहीं की गई है। इसके अलावा सशस्त्र बलों द्वारा अगर मानवाधिकार का उल्लंघन कहीं किया जाता है तो उनकी जांच ये नहीं कर सकते हैं। सशस्त्र बलों द्वारा किए गए मानवाधिकारों की जांच, मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करने पर आयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं कि पुरानी मामलों के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, यानी 1 वर्ष पुराने मामले का ये जांच नहीं कर सकते हैं। साथ ही इन्हें संसाधनों की कमी से भी जूझना पड़ता है, अलग अलग प्रकार के, चाहे वो कर्मचारियों की कमी हो, चाहे किसी मामले की तह तक जाने के लिए पूरी तरह व्यवस्था का साथ हो, या आप कह सकते हैं कि व्यवस्था का साथ होने का मतलब है कि पूरा जो इनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है, अवसंरचना की इनको आवश्यकता पड़ती है, उसमें अधिकारी भी आ जाते हैं, उसमें खर्च भी आ जाता है। तो इसमें संसाधनों का अभाव इनकी एक महत्वपूर्ण कमी है। और स्वायत्तता का अभाव इसलिए माना जाता है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनकी नियुक्ति में राजनीतिक नेता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं,
जो 6 सदस्यीय समिति है। इसलिए कहीं ना कहीं इन पर राजनीतिक प्रभाव रहता है, जो इनकी स्वायत्तता के पर एक नकारात्मक प्रभाव डालता है। आगे की राह किस प्रकार से होनी चाहिए, यानी एनएचआरसी की प्रभावशीलता को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम इसके मैंडेट का विस्तार कर सकते हैं, यानी जिन मामलों में ये मानवाधिकार के उल्लंघनों की जांच करता है उसका विस्तार कर सकते हैं। आप जानते हैं मानवाधिकारों के उल्लंघन के अंतर्गत नई नई चीजें सामने आ रही है, जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण मानवाधिकार उल्लंघन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण मानवाधिकार उल्लंघन, डीप फेक जैसी व्यवस्थाएं जिनसे बड़े स्तर पर मानवाधिकार उल्लंघन व्यक्तियों का हो रहा है, उस तरह के मामलों तक भी इनका विस्तार किया जाना चाहिए। साथ ही इनको परिवर्तन शक्तियां, एनफोर्समेंट की जो शक्तियां हैं अपने किसी डिसीजन को लागू करवाने के लिए, वो भी प्रदान की जानी चाहिए, ताकि जवाबदेही और अनुपालन में इनकी वृद्धि की जा सके। साथ ही इनमें संरचनात्मक विविधता को भी अपनाया जा सकता है, यानी इसके अंतर्गत नागरिक समाज के महत्वपूर्ण सदस्यों, कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया जा सकता है, जिससे इसमें एक विविध दृष्टिकोण आए इस पूरी संरचना में। राज्य आयोग जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, उनको भी सशक्त करने की आवश्यकता है। बहुत से आयोग ऐसे हैं जिनमें अध्यक्ष की नियुक्ति बहुत लंबे समय तक नहीं हो पाती, या सदस्यों की नियुक्ति बहुत लंबे समय तक नहीं हो पाती, तो वहां पर भी सुधार करने की आवश्यकता है। और पूरा एक ढांचा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग मिलकर के काम करेंगे, तभी भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण की दिशा में बेहतर तरीके से आगे बढ़ा जा सकेगा। इसके लिए जरूरी है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक स्वतंत्र कैडर को भी निर्मित किया जाए, और अधिकारियों को राज्य स्तर के या केंद्र स्तर के ऐसे अधिकारियों की आवश्यकता ना पड़े जिनके पहले से ही काम कहीं और किसी चीज के लिए निर्धारित है, यानी इनका स्वतंत्र कैडर भी बनाए जाने की आवश्यकता है। साथ ही नागरिकों को अपने मानवाधिकारों के बारे में सचेत करने के लिए, जागरूक करने के लिए एक जागरूकता अभियान को भी फैलाए जाने की आवश्यकता है, और जागरूकता अभियान और शैक्षिक अभियान, ताकि नागरिक अपने मानवाधिकारों के बारे में जान सके, जागरूक हो सके। नागरिकों को अगर हमने उनके अधिकारों के बारे में सशक्त कर दिया, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का काम बेहद आसान हो जाएगा। इससे संबंधित एक प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, और सूचना यह है कि 21 दिसंबर 2024 से हमारी रिकैप 2024 सीरीज चल रही है, और हमारे कई प्रोग्राम आ चुके हैं। ये जो प्रोग्राम है ये रात को 9 बजे आते हैं, यानी 9 PM पर आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, और प्रतिदिन ये प्रोग्राम आ रहे हैं 21 दिसंबर 2024 से। उसका एक खाका आप यहाँ देख सकते हैं, तो इस प्रोग्राम से आप जरूर जुड़िए। वर्ष 2024 की तमाम घटनाओं को अलग अलग खंडों में रिकैप 2024 सीरीज के माध्यम से कवर किया जा रहा है। आपको इस प्रोग्राम का निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में लाभ मिलेगा, इसलिए रात को 9 बजे का टाइम सेट कर लीजिए जरूर। अब एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? आपके ऑप्शन है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1973, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2000, भारत सरकार अधिनियम 1947, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।